जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 9th की एसएसटी। 9th की एसएसटी ये चैप्टर सेकंड है, भारत का भौतिक स्वरूप। पहला चैप्टर समाप्त हो गया। पहले चैप्टर में कोई डाउट अगर हो तो कमेंट करके हमें बताएं, हम उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, ये चैप्टर सेकंड है जियोग्राफी का, भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत की भौतिक स्वरूप की अगर बात करते हैं तो भारत को अगर देखते हैं तो भारत एक विशाल देश है, यानी विश्व का ये 7वां सबसे बड़ा देश है। याद करो, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर 7वां सबसे बड़ा देश है तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की उच्चावच और भौगोलिक दशाएं भी पाई जाती हैं भारत में। तो यहाँ पर अगर भारत में देखें तो कहीं बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं बहुत गहरी खाइयाँ हैं, तो कहीं समतल है, तो कहीं पर मरुस्थल है, तो कहीं पर बंजर है, तो कहीं पर बहुत हरियाली दिखाई देती है। यहाँ पर जो भौगोलिक विविधता है ये ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक, तो भारत में भौगोलिक विविधता और साथ ही साथ जैव विविधता भी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भौगोलिक विविधता, यानी भारत का भौतिक स्वरूप देखेंगे। ठीक, तो भारत के भौतिक स्वरूप में अगर देखते हैं तो भारत के भौतिक स्वरूप में कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं पर गहरी खाइयाँ हैं, तो कहीं पर समतल मैदान हैं, तो कहीं पर मरुस्थल है। तो उसी क्रम में भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे हिमालय पर्वत, यानी उत्तर का हिमालय, ये है उत्तर का हिमालय। फिर उसके बाद में दूसरा है मैदान, यानी उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। ठीक, उत्तर का हिमालय, फिर उत्तर भारत का मैदान। और उसके बाद में है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। फिर समुद्र तटीय मैदान, अगला है समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान। उसके बाद में अगला है मरुस्थल, क्योंकि भारत में कहीं पर अगर देखते हैं हरियाली है तो कहीं पर बंजर भी है। तो उसी क्रम में मरुस्थल और द्वीप। ठीक, तो ये है भारत के भौतिक स्वरूप। अगर हम भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करें भौतिक स्वरूप के अंतर्गत, तो भारत में इसको 6 भागों में डिवाइड करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। उत्तर भारत का हिमालय, उत्तर भारत का मैदान यानी उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान और मरुस्थलीय क्षेत्र और द्वीप समूह। जितने भी द्वीप हैं भारत के अंदर उन सब द्वीप को पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तर के हिमालय, और हिमालय की शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ हिमालय तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ भारत में जितने भी पर्वत और पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं उस सब को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। केवल हिमालय को ही नहीं बल्कि भारत में जो भी पर्वत पाया जाता है सारा A to Z, जितने भी पर्वत पाए जाते हैं, जितने भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं, चाहे ये 9th के लेवल का हो या 9th से थोड़ा अपर भी हो, वो सब हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैप के जरिए, वो भी मैप पे, क्योंकि हम लोग देखेंगे यहाँ पर आखिर मैप में कहाँ है। अगर हिमालय को पढ़ते हैं तो हिमालय तो जानते हैं कि हिमालय एक पर्वत है। ठीक, तो हिमालय पर्वत है, लेकिन मैप में कहाँ पर है ये भी देखेंगे। साथ ही साथ भारत में अन्य जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे कि अरावली पर्वत श्रेणी हो गया, सतपुड़ा हो गया, विंध्यन हो गया, साथ ही साथ महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ हो गई, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो गई, जिसका केवल नाम सुनते थे, आज उसको हम लोग मैप में भी देखेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तर भारत का हिमालय, ठीक, यानी उत्तर का हिमालय। तो अन्य चीज़ों को हम मिटाते हैं और फिर हिमालय के बारे में देखते हैं। अब एक एक करके इसका डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले हिमालय देखते हैं। अच्छा, हिमालय तो हमें पता है कि हिमालय यहाँ पर भारत में, यानी यहाँ पर है। ठीक,
हिमालय, इधर ट्रांस हिमालय हो गया, फिर इधर नोट कर देते हैं, ये हो गया ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद में ये हो गया ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय। उसके बाद में फिर इसकी एक श्रेणी है, ये है लघु हिमालय, ठीक, लघु हिमालय। उसके बाद में इसकी सबसे लास्ट श्रेणी है शिवालिक। कौन सी श्रेणी है? शिवालिक, ठीक, शिवालिक या शिवालिक श्रेणी। तो ये भारत में और भारत के साथ साथ यहाँ पर नेपाल में, यानी यहाँ पर भारत और नेपाल भूटान मिला के यहाँ पर इन 4 श्रेणियों को यहाँ पर पढ़ना है। इन 4 श्रेणियाँ भारत में कहीं ना कहीं टच है, जिसमें मुख्य श्रेणियाँ, जिसमें ज़्यादातर श्रेणियाँ नेपाल में ज़्यादा, इसकी जो ज़्यादा क्षेत्र है वो नेपाल में ज़्यादा हैं और साथ ही साथ भारत में भी इनका विस्तार है, ठीक। क्योंकि नेपाल और भारत को देखते हैं तो ये प्रकृति रूप से ये भारत का ही अंग लगता है, भले ही राजनीतिक रूप से ये अलग हो, लेकिन प्राकृतिक रूप से ये भारत का ही अंग लगता है, क्योंकि इधर जो उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र है, इधर हिमालय है, ठीक। तो अब ये 4 हिमालय देखते हैं कि भारत में मुख्यतः ये 4 हिमालय को यहाँ पर डिस्कस करना है हम लोगों को। लेकिन साथ ही साथ अब हिमालय पर आ गए हैं तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब हिमालय आ ही गए हैं, थोड़ा घूम टहल लिया जाए, थोड़ा टहलते हैं कि इसका ये कब बना, ये कब बना, इसका कब कैसे विकास हुआ। तो हिमालय का यानी विकास क्रम देखते हैं और साथ ही साथ भारत की उत्पत्ति को भी देख लेते हैं। अब आ ही गए हैं हिमालय पे बड़ी मुश्किल से, तो ज़्यादा काम करके जाया जाए। तो उससे पहले देखते हैं कि भारत का अगर प्रायद्वीपीय भाग ध्यान से देखो, ये वाला, ठीक, भारत का ये वाला, यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट, ये है प्रायद्वीपीय। अच्छा, प्रायद्वीप किसे कहते हैं आगे डिस्कस करेंगे। स्थल का वह भाग जो तीन ओर जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक। अभी यहाँ पर जो इसके पहले प्रायद्वीपीय पठार बोले थे उसमें इसकी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा प्रायद्वीप पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखो कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। स्थल का वह भाग जो तीन ओर जल से घिरा हो, क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत का ये जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपीय भाग है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर, तीन ओर जल से घिरा है, ठीक। तो ये वाला पार्ट पहले कुछ इस प्रकार से था, ठीक। और भारत के अगर इस साइड में, जैसे अगर वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो ये प्रायद्वीपीय भाग, ये पहले आज से लगभग करोड़ों साल पहले ये भारत का ये वाला भाग नहीं था, बल्कि जहां पर भारत का ये वाला पार्ट है, ये वाला पूरा, ये वाला, ठीक, यहाँ पर एक उथला सागर हुआ करता था। यानी यहाँ पर कोई जमीन नहीं थी, जैसे ये वाला जो पूरा क्षेत्र है इस पर कोई जमीन नहीं थी, बल्कि यहाँ पर एक उथला सागर हुआ करता था, ठीक। टेथिस नामक उथला सागर था, उस सागर का, उथले सागर का नाम था टेथिस सागर, ठीक। तो यहाँ पर टेथिस सागर हुआ करता था जो उथला था, यानी उसकी गहराई कम थी, ठीक। उसमें जो निक्षेपण थे वो ज्यादा थे। निक्षेपण मतलब उसमें जो मलबा होता है, यानी कंकड़ पत्थर, ये सारे मलबा इसमें इतने ज्यादा थे कि ये उथला हो गया था, इसकी गहराई कम हो गई थी, ठीक। क्योंकि एक होता है सीधे गहराई वाला, तालाब के किनारे या कहीं नदी के किनारे जाओ तो एक होता है सीधे, अगर एक कदम रखें सीधा अंदर, और एक होता है कि आराम से जाएंगे, ठीक। तो ये आराम वाला था, ठीक। ये कौन सा भाग था? एकदम नहाने वहाने वाला जैसे होता है, आराम से पहले थोड़ा इतना पानी आएगा, थोड़ा ज्यादा ऐसे करके, तो उस प्रकार से ये वाला भाग टेथिस सागर था यहाँ पर, ठीक। और ये जो प्रायद्वीपीय भाग था ये पहले भारत ना होकर ये अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था। अभी वर्ल्ड मैप पे अफ्रीका महाद्वीप को भी देखेंगे आगे, तो ये वाला पार्ट अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था। लेकिन हुआ क्या कि उस समय पेंजिया में विभाजन हुआ और हमारी जो प्लेटें हैं, ये जमीन, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज पे टिका हुआ है, तो उसको बोलते हैं प्लेट। तो ये प्लेटों में विभाजन हुआ, यानी प्लेटें दो भागों में बटी, एक का नाम था गोंडवाना लैंड और एक का नाम था अंगारा लैंड। यानी जो प्लेटें दो भागों में विभाजित हुई, एक का नाम था गोंडवाना लैंड, एक का नाम था अंगारा लैंड। अच्छा, भारत उसमें से किसका भाग था? तो भारत था गोंडवाना लैंड का भाग, यानी ये वाला पार्ट था गोंडवाना लैंड का भाग। अब ये जो है वहाँ अफ्रीका महाद्वीप से टूटा
और टूटने के बाद में हम देखते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी पे लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की स्पीड से पूरी मिट्टी जो है उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। मतलब औसतन है 2 सेंटीमीटर। कहीं की मिट्टी स्पीड से चलती है तो कहीं की मिट्टी और धीरे चलती है। ठीक, अच्छा हमें पता क्यों नहीं चलता कि आज हमारा ये जो हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये हम अगले साल 2 सेंटीमीटर आगे हो जाएंगे? क्यों नहीं पता चलता? तो उसका कारण ये है कि सब कुछ चलता है तो हमें पता ही नहीं चलता है। तो फिर पता कैसे चलता है? हमें पता ये चलता है, अगर वर्ल्ड मैप पे देखें तो अगर कोई महाद्वीप यहाँ पर है और कोई महाद्वीप यहाँ पर है, ठीक, महाद्वीप तो है ही है, लेकिन तो हमें पता कैसे चलता है? तो इसके और इसके बीच की दूरी बढ़ जाती है, यानी इस महाद्वीप से इस महाद्वीप की दूरी बढ़ जाएगी। तो इसको जब हम नापते हैं तो ये औसतन 2 सेंटीमीटर की स्पीड से ये चल रहा था, ठीक, यानी उत्तर की दिशा की ओर प्रवाहित हो रहा है। ठीक, लेकिन जब ये भारतीय प्रायद्वीपीय भारत का भाग जब अफ्रीका महाद्वीप से टूटा तो ये 10 सेंटीमीटर स्पीड 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की स्पीड से ये उत्तर दिशा की ओर चल दिया। अब उत्तर दिशा की ओर चला और फिर चलते चलते भारत का ये वाला पार्ट समझो नहीं था, ठीक, केवल इतना ही था। ये वाला भी मान लेते हैं नहीं था, ठीक। अब ये वाला पार्ट था तो ये कुछ इस प्रकार से था, यानी इसका जो ये इस प्रकार से आ रहा था, यानी ऐसे बहते हुए। अभी हिमालय की उत्पत्ति का क्रम देख रहे हैं, ये हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। हिमालय तो बाद में पढ़ना है, लेकिन पहले देखते हैं कि हिमालय आखिर बना कैसे। तो ये उत्तर की ओर ऐसे चला और चलते चलते यहाँ पर आए। अब इस सागर में पहुंचे जहाँ पर पहले से बहुत सारा मलबा भरा था। अब ये जमीन का बहुत बड़ा भाग था और इधर जो एक बहुत ये वाला हिमालय भी बताए हैं ट्रांस हिमालय, ठीक। तो ये वाला ट्रांस हिमालय पहले से यहाँ पर था, इस वाले को, ठीक। ये वाला ट्रांस हिमालय पहले से था यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ से ये आया और यहाँ पर पानी भरा था, मलबा ज्यादा था तो इसने ढकेला इसको। अब यहाँ पर जैसे मान लो अभी कोई किताब लें, कोई भी किताब, जैसे मान लेते हैं कि ये किताब है, ठीक। अब ये मान लो हिमालय है, ठीक। अब ये अगर हिमालय है तो अगर ये ट्रांस हिमालय है और ये जो भारत का एक छोटा सा भाग है बीच में, अगर ये आएगा ऐसे टकराएगा तो या तो ये अगर ये कमजोर होगा तो इसको फाड़ के निकल जाएगा, या लेकिन अगर ये बहुत मजबूत होगा तो या तो ये ऊपर की ओर जाएगा या तो ये नीचे की ओर मुड़ जाएगा। तो यहाँ की प्लेटें, नीचे की प्लेटें बहुत मजबूत थी, तो ये वाला जब भाग यहाँ पर टकराया तो जितना यहाँ पर मलबा जमा था वो सारा का सारा ऐसे ऊपर उठते हुए चला गया, ठीक। जब इसने प्रेशर मारा तो यहाँ का पानी हट गया बल्कि मलबा उठ गया, ठीक। जब यहाँ का प्रेशर इस पे ज्यादा पड़ा तो इसका मलबा उठा और जैसे ही उठा इस ग्रेट हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक। इस ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ और जब ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ उसके बाद में फिर ये यूं क्रम रुका नहीं बल्कि ये फिर जो है कुछ समय के बाद, लाखों वर्ष बाद फिर एक धक्का लगा। जब एक धक्का और लगा तो फिर ये वाला हिमालय बना लघु हिमालय, ठीक। एक और धक्का लगा तो कौन सा हिमालय बना? लघु हिमालय। उसके बाद में फिर क्रम रुका नहीं क्योंकि 4 भाग थे इसके, तो 3 तो बने, एक पहले से था, ठीक। जब एक और धक्का लगा तो ये वाला पार्ट बना शिवलिक, ठीक, या शिवालिक। तो जब ये शिवालिक बना उसके बाद में अभी कोई धक्का नहीं लगा। हो सकता है भविष्य में अगर कोई धक्का लगे तो एक आध बने, क्योंकि ये धक्का 1-2 दिन में नहीं लगा था बल्कि करोड़ों वर्ष में लगा था, ठीक। तो करोड़ों वर्ष लगे थे इसको, इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में। तो अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत। अच्छा, वलित इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जब निर्माण हुआ तो इसमें वलन पड़ गया, क्योंकि देखो अभी एक उठा फिर धंस गया, फिर दूसरा उठा फिर धंस गया, तीसरा उठा, यानी ऐसे 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 वलन पड़ गया, ठीक। ऐसे ऐसे इसका निर्माण हुआ तो इसको क्या बोलते हैं? वलन। इसको बोलते हैं वलन। तो इसमें कैसा पड़ गया? वलन। तो इसका निर्माण कैसे हुआ? ये कौन सा पर्वत है? नवीन। नवीन मतलब अभी नया है, लगभग यही कोई 2-4 करोड़ साल कोई होंगे, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। ज्योग्राफी में 1-2 साल कुछ नहीं होता, बल्कि यहाँ पर करोड़ों में बात करते हैं, लाखों में बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये नवीन वलित पर्वत है। क्या? हिमालय। तो हिमालय कैसा पर्वत है? एक नवीन वलित पर्वत है। अच्छा, इन चारों में सबसे ज्यादा नया कौन सा है?
कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इन चारों में चार ऑप्शन देगा, इसमें से कहेगा इनमें से कौन सा सबसे नवीन वलित पर्वत है। अब हम लोगों को पता ये है कि हिमालय नवीन वलित पर्वत है। अब उसी के चारों भाग को देकर पूछ रहा है कि कौन सा सबसे नवीन है, तो वो है शिवलिक। ठीक, वो कौन सा है? शिवलिक इसमें सबसे नवीन वलित पर्वत है, क्योंकि सबसे लास्ट में इसी का निर्माण हुआ था। अब हमारा हिमालय बनके रेडी हो गया है। ठीक, तो ये थी हिमालय के बनने की प्रक्रिया। और जब हिमालय के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसके बाद में फिर धीरे धीरे इसमें चेंजेस हुए और हमारा भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है ये आके इस वाले भाग में वापस इधर जुड़ गया। इस वाले मार्कर से सही बात नहीं रहा है, चौक से मैप ज्यादा बढ़िया बनता है। तो ये थे हमारा भारत आके यहाँ पर जुड़ गया और ये बन गया। ठीक, अब ये हिमालय बन गया। उससे पहले अब हिमालय के जब बना तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस ग्रंथि थी जिसको पठार, एक बहुत ही फेमस पठार था जिसका नाम था पमीर का पठार। नाम सुना भी होगा, पमीर का पठार। ठीक, तो नाम से स्पष्ट है पमीर का, यहाँ पर है पमीर का पठार। पमीर का पठार, पमीर का पठार जो था इसको विश्व का छत भी बोलते हैं। जीके में क्वेश्चन आता है कि विश्व का छत किसे कहते हैं? पमीर के पठार को। ठीक, पमीर के पठार को क्या बोलते हैं? विश्व का छत, यानी इसको उपनाम से जानते हैं विश्व का छत। विश्व के छत के नाम से विश्व का छत। पमीर ग्रंथि, इस पमीर पठार को विश्व का छत भी कहते हैं। ठीक, यहाँ से 3 श्रेणियां निकलती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो 3 श्रेणियां। एक श्रेणी यहाँ आती है, ठीक, इसे कहते हैं हिंदुकुश। हिंदुकुश। और एक श्रेणी इधर चाइना चली जाती है, इसको मिटा दें। एक श्रेणी यहीं से निकल के चली जाती है इधर चाइना। ठीक, ये है कुनलुन श्रेणी। ठीक, तो एक श्रेणी इस पमीर के पठार से यहाँ पर 3 श्रेणियां निकलती हैं। एक श्रेणी पाकिस्तान चली जाती है हिंदुकुश, ठीक, और एक श्रेणी चाइना चली जाती है चीन, कुनलुन, यानी इसका नाम ही चाइनीज है, कुनलुन। कुनलुन श्रेणी कहाँ पर चली जाती है? चाइना में। ठीक, अब बची तीसरी वाली श्रेणी, तो वो तीसरी श्रेणी आ जाती है भारत में। ठीक, तो ये तीसरी वाली श्रेणी कहाँ चली जाती है? भारत में, जिसे हिमालय कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 3 श्रेणी थी, पाकिस्तान में जाती है हिंदुकुश, नेपाल इधर चाइना में जाती है कुनलुन, और भारत में आता है हिमालय। ठीक, अब उसके बाद में देखते हैं इन हिमालय के बारे में जानते हैं। ठीक, अब जो 4 हिमालय है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। जब मेन टॉपिक पे आते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। ठीक, ट्रांस हिमालय, क्योंकि सबसे पुराना हिमालय है ये। सबसे नया कौन सा है? शिवलिक। वेरी गुड। और सबसे पुराना ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय हिमालय के पार के हिमालय, इसको बोलते हैं हिमालय का पार वाला हिमालय, हिमालय के पार का हिमालय। ठीक, क्योंकि हिमालय के पार वाला हिमालय है। ठीक, तो इसकी ज्यादातर श्रेणियां चाइना में है और कुछ लद्दाख में है, जैसे भारत में ट्रांस हिमालय की यहाँ पर श्रेणियां पाई जाती हैं। जो मुख्य श्रेणियां हैं इसमें जास्कर की श्रेणी हो गई, जास्कर की श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और पीर पंजाल की श्रेणी। कौन कौन सी? यहाँ पर जास्कर, काराकोरम और जास्कर हो गया। लद्दाख भी एक श्रेणी है यहाँ पर, यानी ये ट्रांस हिमालय मुख्यतः कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक, यहाँ पर इसकी 2-3 इसकी फेमस श्रेणियां हैं।
पहली श्रेणी है जास्कर श्रेणी, दूसरी है काराकोरम श्रेणी और तीसरी है पीर पंजाल। पीर पंजाल है तो बहुत सारी, लेकिन इससे 3 ही इंपॉर्टेंट हैं। उन तीनों में जास्कर, काराकोरम और पीर पंजाल। अच्छा, यहाँ पर पहले इसको ध्यान से इसको नोट कर लेना, क्योंकि अभी जो है जब हम श्रेणियाँ पढ़ाएंगे, ऊंची श्रेणियाँ, तो हम इसी से जो है 1 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ठीक, उसके बाद में फिर अगला है ग्रेट हिमालय। ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर। ग्रेट हिमालय, इस ग्रेट हिमालय में देखते हैं कि ग्रेट हिमालय के बारे में देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं। ठीक, तो ग्रेट हिमालय में यहाँ पर विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो सारी की सारी ग्रेट हिमालय में ही पाई जाती है। ठीक, तो जितनी भी विश्व की जितनी ऊंची चोटियां हैं वो सारी की सारी कहाँ पर पाई जाती हैं? ग्रेट हिमालय में। ठीक, यह हिमालय के इस क्षेत्र का क्रूड ग्रेनाइट का बना है। इसमें सदैव साल भर बर्फ जमी रहती है। ठीक, तो इस वाले ग्रेट हिमालय में साल भर बर्फ जमी रहती है। जो हिमालय में देखते हैं कि बर्फ जमी रहती है, तो वो बर्फ क्यों कहाँ पर जमी रहती है? किस वाले हिमालय में? तो ग्रेट हिमालय में साल भर बर्फ जमी रहती है। इसकी औसत ऊंचाई है 6000 किलोमीटर। 6000 मीटर है, 6000 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर है। किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 6000 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई, 6000 मीटर। ठीक, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई है ये 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, इसकी चौड़ाई है 25 किलोमीटर। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 25 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है, ये मत समझना कि इसमें केवल 6000 मीटर ही है। अभी इसमें और भी विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो सारे के सारे ग्रेट हिमालय में ही है। तो इसकी औसत ऊंचाई है, औसत जानते हैं कैसे निकालते हैं मैथ में? तो औसत ऊंचाई इसकी है 6000 मीटर। और विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया और नंदा देवी, तो वो सारे के सारे पर्वत किसमें आते हैं? ग्रेट हिमालय में। जैसे अभी जो यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, कौन सा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का किसमें आएगा? ग्रेट हिमालय में। इसमें से ग्रेट हिमालय में माउंट एवरेस्ट, ठीक, कंचनजंगा, मकालू और बहुत सारी ऐसी श्रेणियां हैं, लेकिन इसमें जो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। अच्छा, माउंट एवरेस्ट स्थित कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट आखिर है कहाँ पर? तो माउंट एवरेस्ट स्थित है ये नेपाल में, ना कि भारत में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। अच्छा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है K2। ठीक, ध्यान दो इधर, K2 जो है वो किसका भाग है? वो काराकोरम का। ठीक, K2। यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है बजाने वाला। ये हो गया भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक, K2। लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक, तो वो है कंचनजंगा। ठीक, ये है भारत में। यहाँ पर लैंग्वेज समझना, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है कंचनजंगा। लेकिन भारत में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। तो ये है भारत की, ये भी है भारत की, लेकिन ये है हिमालय की। ये हिमालय का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काराकोरम श्रेणी का है। और काराकोरम श्रेणी किसका है? ट्रांस हिमालय का। ठीक, और ट्रांस हिमालय हिमालय के पार के हिमालय को बोलते हैं। इसको हिमालय तो मानते हैं, लेकिन हिमालय का भाग, क्योंकि इसका निर्माण पहले हो चुका था हिमालय के बनने के पहले। तो ये K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है और कंचनजंगा भारत की, यानी हिमालय की, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है।
ठीक, उसके बाद में अगला जो हमारा है इसमें लघु हिमालय। लघु हिमालय ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि लघु हिमालय इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन लघु हिमालय पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी जो घूमने जाते हैं पर्यटक स्थल वो सारे के सारे कहाँ पर हैं, लघु हिमालय में। ठीक, जैसे हम लोग जाते हैं शिमला, नैनीताल, ठीक, कुल्लू घाटी, मनाली, वो सब कहाँ पर हैं, लघु हिमालय में, न कि ग्रेट हिमालय में। वो सब कहाँ पर हैं, लघु हिमालय में। जितने भी यहाँ पर जो कुछ तीर्थ स्थल हैं, ठीक, वो सब के सब कहाँ पर हैं, लघु हिमालय में। ठीक, और उससे भी ज़्यादा अगर देखें तो इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, उसके बाद में हम देखते हैं शिवलिक के बारे में। ठीक, तो शिवलिक को देखते हैं तो शिवलिक हिमालय का सबसे नवीन पर्वत है। ठीक, शिवलिक क्या है, हिमालय का सबसे नवीन पर्वत है। इसमें इसके कुछ जो इसमें इम्पोर्टेंट है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसमें बहुत सारा तीर्थ स्थल है, जैसे बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, वो सब कहाँ पर है, वो शिवलिक में। ठीक, तो ये तीर्थ स्थल के लिए फेमस है, ये पर्यटन के लिए फेमस है। ठीक, और ये फेमस इसलिए है ग्रेट हिमालय क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ यहाँ पर हैं। ट्रांस हिमालय में जास्कर श्रेणी 3-4 श्रेणियाँ आती हैं। ठीक, तो ये सब हिमालय जो है, ये थे हिमालय के 4 भाग, ठीक, जो कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं इसके बाद, इसमें देख लो अगर कोई दिक्कत होगा या डाउट होगा तो कमेंट करके हमें बताना, हम कमेंट का जवाब जरूर देते हैं, अगर टॉपिक से रिलेटेड है तो जरूर। ठीक, तो ये संकोच मत करिए कि हम जवाब नहीं देंगे, हम जवाब जरूर देंगे, लेकिन बस टॉपिक से रिलेटेड हो, जो समझ में ना आए उसको तुरंत कमेंट करो, तुरंत जो है उसका सोल्यूशन होगा। ठीक, अगर ऐसे सोल्यूशन नहीं हो पाएगा तो नोट्स के साथ सोल्यूशन होगा, लेकिन उसका सोल्यूशन जरूर होगा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा कि भारत में प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, क्योंकि ये हिमालय तो है ही है, अब हिमालय के अलावा भी भारत में बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनको हमको देखना है मैप पे। ठीक, तो अब हम ये इसको मिटाते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लिया करिए, बार बार बताएंगे नहीं। चलो देखते हैं, अब तो हिमालय था ये, हिमालय के बाद में फिर और देखते हैं कि भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। तो भारत में ये था नवीन पर्वत। ठीक, भारत का ये था सबसे नया पर्वत। ठीक, अब हम देखते हैं भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है आखिर। नवीन इसमें क्यों है, क्योंकि अभी भी इसमें उत्थान जारी है। हिमालय यानी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई थी 8,848.86 मीटर। ठीक, 2021 का गणना है ये, 2021 में इसको नापा गया था माउंट एवरेस्ट को, तो इसकी ऊंचाई थी 8,848.86 मीटर। ठीक, और ये धीरे धीरे जो इससे पहले 8,848 थे, फिर 10.86 मीटर बढ़ गए, यानी आज भी इसमें जो है कोई ना कोई प्रेशर इसको दाब रहा है, जिससे आज भी इसमें उत्थान जारी है। ठीक, तो ये है नवीन पर्वत। अब कुछ पर्वत भारत में ऐसे हैं जो बूढ़ा पर्वत है, यानी पुराना, सबसे पुराना पर्वत है। तो सब नया देखे हैं, सबसे पुराना वाला देखते हैं। तो यहाँ पर एक पर्वत है, ठीक, वो कुछ ऐसे फैला हुआ है। ठीक, मैप में देख लेना कि यहाँ पर कौन सा राज्य है और कहाँ तक है। ठीक, तो ये राजस्थान से लेकर और यहाँ दिल्ली तक है। तो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक इसको अरावली पर्वत के नाम से जानते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये, भूगोल का विषय है आर्कियन, लेकिन जानते रहो कि कभी जब आर्कियन पढ़ो स्पेशली तो जानो कि आर्कियन जो है कोई नया नाम नहीं है, इसको कहीं ना कहीं सुने थे। तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं ये, कौन सा, अरावली नाम लिख देते हैं।
अरावली, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत एक बूढ़ा पर्वत है। बूढ़ा क्यों है? क्योंकि इसमें क्षरण चालू है। अब ये उसकी ऊंचाई बढ़ नहीं रही है, बल्कि इसकी ऊंचाई धीरे धीरे जो है घट रही है, यानी इसमें क्षरण जारी है। ठीक, यानी चट्टानें टूट रही हैं, टूटते टूटते धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा लाखों वर्ष बाद ये प्लेन हो जाएगा, बिल्कुल मैदान बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये है अरावली पर्वत श्रेणी, जो कहाँ से है? यहाँ राजस्थान से लेकर दिल्ली तक। और दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन का क्या नाम है? रायसीना हिल्स। ये रायसीना हिल्स जो है इसी अरावली पहाड़ी को काट के उसके अंदर बनाया गया है, बहुत मजबूत है। ठीक, ये रायसीना हिल्स किस पर है? अरावली पर्वत में। ठीक, और इस अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? गुरु शिखर। बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु शिखर जो है ये सबसे ऊंची चोटी है, और यहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक, तो ये गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, और ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी यहीं पर है। ठीक, उसके बाद में फिर यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश के पास, यहाँ पर एक पर्वत है विंध्यन, लिख देते हैं यहाँ पर विंध्यन श्रेणी। ठीक, और बीच से, और यहाँ पर एक पर्वत और है। ठीक, इसको बोलते हैं सतपुड़ा, सतपुड़ा का पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, और इधर विंध्यन श्रेणी, यानी विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। बीच से एक नदी जो है निकलती है, कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी। अमरकंटक से निकलती है और आके अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नदियाँ पढ़ाएंगे तब इसको बताएंगे। तो इसको यहाँ अमरकंटक से निकलता है और आके यहाँ पर अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं। ठीक, इधर है विंध्यन, इधर है सतपुड़ा। ठीक, फिर उसके बाद में ये सतपुड़ा हो गया, विंध्यन हो गया। ठीक, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। ठीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। उसके बाद में फिर अगला देखते हैं, इधर है सह्याद्री की पहाड़ी। ये कौन सा घाट है? ये पश्चिमी घाट है। ठीक, क्योंकि ये पश्चिम है ना, और ये पूरब है, और ये उत्तर है, और ये दक्षिण है। ठीक, तो पूर्वी यानी पश्चिमी घाट में इधर कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर सह्याद्री की पहाड़ियां हैं। ठीक, और इधर कौन सी पहाड़ी है? इधर है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इधर महेंद्रगिरी। ये पूरी की पूरी श्रेणी है। ठीक, तो इधर पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट में सह्याद्री की पहाड़ियां और नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक, इधर है। उसके बाद में अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। ठीक, क्वेश्चन बनाने तो कुछ लैंग्वेज बदल के कुछ तरीके से बनाया जा सकता है। भारत की चाहे कहिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, वो भी उत्तर में है, तो ऐसे भी कह सकते हैं उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हिमालय में कह सकते हैं उसको। तो जब कहेंगे कि स्पेशल उसमें हिमालय जुड़ा होगा तब कंचनजंगा होगा, नहीं तो होगा K2। ठीक, उसके बाद में अब देखते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये है अनैमुदी। अनैमुदी कुछ यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर है अनैमुदी। अनैमुदी यहाँ पर है, ये है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, तो इधर पश्चिमी घाट की सह्याद्री की पहाड़ी, इधर महेंद्रगिरी, ठीक, इधर है नीलगिरी, नीलगिरी। ठीक, ये है नीलगिरी, फिर महेंद्रगिरी, इधर अनैमुदी, ये अनैमुदी है। ठीक, उसके बाद में अब यहाँ पर देखते हैं एक और पर्वत बच गया है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर कौन सा द्वीप है? इधर, तो इधर द्वीप कौन सा है? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर सैंडल पीक। कौन सी चोटी है? सैंडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। इसको लिख देते हैं, सैंडल पीक। सैंडल पीक कहाँ की है?
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, उसके बाद में कुछ नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखली है गारो खासी जयंतिया। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, क्योंकि इसको बहुत डीपली पढ़ना है। ठीक, और यहाँ पर कुछ याद होगा, यहाँ पर एक पर्वत बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में। कौन सा पर्वत था ये? जो भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा बनाता है। भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा कौन सी पर्वत श्रेणी बनाती है? तो ये थी पटकाई की पहाड़ियाँ। ठीक, यहीं पर हिमालय आके मुड़ जाता है ऐसे इधर की ओर। जब ये मुड़ता है तो इसके यहाँ पर इसको बोलते हैं नमचा बरबा। नमचा बरबा, ये है नमचा बरबा से यहाँ पर मुड़ता है, और मुड़ने के बाद इधर पटकाई की पहाड़ियाँ, यहाँ पर तीन श्रेणियाँ हैं, गारो खासी जयंतियाँ। ठीक, गारो खासी जयंतियाँ, ये है पटकाई की पहाड़ियाँ, ये है नमचा बरबा। नमचा बरबा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हिमालय यहीं से मुड़ के वापस भारत में मुड़ जाता है। वापस भारत में मुड़ता है तो यहाँ पर जो है अरब इधर बंगाल की खाड़ी में ये विलुप्त हो जाता है, और फिर जाके कहीं दूर ये निकलता है, और जब निकलता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, तो ये थे भारत के भौतिक स्वरूप में हिमालय। ठीक, तो हिमालय को हम लोगों ने आज देखा ही देखा, साथ में भारत में जितने भी यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ थी सबको बहुत विस्तृत तरीके से देख लिया। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 9th के साथ साथ ये जहाँ भी कभी और कंपटीशन में बैठेंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। कभी अगर कंपटीशन का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो अगर पर्वत से कोई क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा, अन्यथा इनसे बाहर तो पर्वत से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक, तो ये 9th से ही नहीं बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर पर्वत से कोई क्वेश्चन आया है तो सब यही सब आया है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आया है। ठीक, तो अब अगला हमारा टॉपिक होगा, अब सबसे बड़ा टॉपिक यही था। अब अगला टॉपिक होगा उत्तर भारत का मैदान। ठीक, तो अब हम उसको अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जो है अपना क्लास आज यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद।